किसी का कहना है उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। किसी का कहना है कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपने को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हाँ दोस्तों, एक बार और सुनेंगे। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, अपने सपने को साकार करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस रिसर्च सेंटर में। आप कुशल मंगल होंगे, आप स्वस्थ होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने ज्ञान का अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको संस्कृत की दुनिया में बहुत बेहतर बनाने के प्रयास में लगा हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण क्या है, संस्कृत व्याकरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा हम जानेंगे। सर्वे भाषा जननी कहते थे संस्कृत। दुनिया की सबसे 2796 जो भाषाएं हैं, लगभग हमारे पूरे विश्व में सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। हमारे समाज में संस्कृत को विलुप्त होते हुए हम देख रहे हैं। विद्यार्थी को जीवन में भी संस्कृत का पठन पाठन की क्रिया बंद है। लेकिन किसी भी भाषा को अगर हमें समझना है तो व्याकरण की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज मैं संस्कृत में व्याकरण की चर्चा करूंगा और व्याकरण को पढ़ाऊंगा ताकि आप सबों को अच्छा से समझ में आए, एक जादुई तरीके से, एक अलग अंदाज में, आपको एकदम अच्छे तरह से। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। चलिए हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, हर चीज हिंदी में जानेंगे क्योंकि संस्कृत सबको समझ नहीं आता। तो हिंदी से एक एक करके मैं आपको संस्कृत की दुनिया में लेके चलूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का स्थान सर्वोपरि है। देखिएगा प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न है कि व्याकरण किसे कहते हैं। मेरे साथ कॉपी कलम निकाल लीजिए, एकदम बिल्कुल लिखना है। लिखना है कि संस्कृत व्याकरण में वाङ्मय में व्याकरण का स्थान क्या है, सर्वोपरि है। तो बात करते हैं सर्वोपरि का, ये सबसे ऊंचा स्थान है। संस्कृत की दुनिया में व्याकरण के स्थान क्या है, सबसे ऊंचा है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण होती है। तो अब हम बात करते हैं कि वी धन आ धन क्री, ये व्याकरण का हमारा एक विच्छेद है। तो क्या है, वी धन आ धन क्री से बने व्याकरण। किससे बने व्याकरण, वी आ क्री से बने व्याकरण शब्द का अर्थ ही होता है। क्या देख रहे हैं कि वी आ क्री से बने व्याकरण शब्द का ही अर्थ होता है जिससे शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। कैसा, शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। देखिए शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, ठीक है। वाक्य से भाषा बनते हैं। और जो शब्द है मूर्धन्या से शब्द बनते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जिसको शुद्ध शब्दों का, यानी शुद्ध जिसको शब्दों का ज्ञान हो जाए, व्याकरण आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द हैं। ऐसे अनेक शब्द मिलकर एक भाषा का निर्माण करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं संस्कृति व्याकरण। अब संस्कृत जो व्याकरण है, कहा जा रहा है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान्यन्ते व्याकरण। जिसको शब्द के संग्रह शब्द को समझ ले कि शब्द क्या है, वो कैसे उत्पत्ति होता है, कहाँ से आता है, तो व्याकरण उनको समझ आ जाएगा। शब्दों का जो उत्पत्ति होता है उसके बारे में व्याकरण के अलावा कहीं से आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम क्या बात कर रहे थे, व्याकरण के विषय में। तो संस्कृत में हो गया, इस चीज को याद भी कर लेना है क्योंकि कोई संस्कृत में पूछे तो क्या बताना है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान्यन्ते व्याकरणम। हमें हिंदी में भी जानना है, संस्कृत में भी जानना है। हम आगे चलते हैं कि व्याकरण के मुख्य कितने भाग होते हैं। जैसे मान के चलिए व्याकरण जो होते हैं इसको मुख्य कितने भाग होते हैं, उनके 3 भाग होते हैं। यानी हम बात करें तो व्याकरण का अंग है, तो 3 अंग है। जो 3 अंग मिलकर व्याकरण अर्थात भाषा का निर्माण करता है। उसी के बदौलत भाषा चलता है, उसी के बदौलत भाषा का हम निर्माण करते हैं। चलिए तो पहला है, 3 होता है। पहला है वर्ण, दूसरा है पद और तीसरा है वाक्य। ये भाषा के जो होते हैं ना, इसके अंग हैं और व्याकरण के मुख्य भाग हैं। ये अगर नहीं रहेंगे तो हम किसी भी भाषा को ना समझ पाएंगे और ना हम आगे पढ़ पाएंगे। तो देखिए क्या है, वर्णों से क्या बनते हैं, वर्ण जो है उससे क्या बनते हैं, तो वर्णों से पद बनते हैं
वर्णों से पद बनते हैं। पद का मतलब होता है वाक्य, पद का मतलब होता है शब्द। तो जो पद है, ये पद से क्या बनते हैं भाई? तो वाक्य बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के यथारूप में जैसे में हम समझाना चाहते हैं कि क क्या है, एक वर्ण है जिसमें से स्वर निकल जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें से स्वर निकल जाए वो वर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण और शब्द, वर्ण जो है और अक्षर में क्या अंतर होता है आगे चल के मैं बताऊंगा। तो क्या है कि जिसमें से स्वर निकल जाए वो क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो क, अ, ल, अ, म, अ, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग है, वर्ण है, अक्षर है। जब इसको अ को मिला देंगे तो पूर्ण एक अक्षर बन जाएगा। ये पूर्ण क्या हो जाएगा? अक्षर बनेगा। जब स्वर मिल जाएगा तो ये अक्षर बन जाएगा। जब तक इसमें से हलंत यानी अ निकला हुआ है तब तक वर्ण है, और जब यही स्वर इसमें मिल जाएगा तो अक्षर बन जाएगा। तो वर्ण कैसे बनता है आपको समझ में आया? जिस वर्ण में अ निकल जाए यानी स्वर निकल जाए वो वर्ण हो जाता है, और जिसमें स्वर मिल जाए तो ये पूर्ण क हो गया, ये पूरा ल हो गया, पूरा म हो गया, ये कलम हो गया। एक पद बना, एक शब्द बना। अब आगे बात करते हैं, पदों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। यानी गुरु पूजनीय होते हैं। गुरु को जो हम हमेशा सदैव पूजा करते हैं, तो इसमें देखिए 3 पद से यानी 3 वाक्य, 3 शब्द से मिलकर एक वाक्य का निर्माण हुआ, यानी एक वाक्य बना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ध्यान से एकदम समझना है। कमेंट कर रहे हैं, जो चीज समझ में नहीं हम आपको और बेहतर बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल ही कि वर्ण किसे कहते हैं। और बात करते हैं कि जिसके खंड या जो खंडित ना हो, जैसे देखिए कलम है, खंडित हो गया ना, तो क्या करें? जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो कभी टूटे नहीं, ठीक है, जो कभी टूटे नहीं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। जैसे में अ को आप तोड़ सकते हैं? नहीं। आ छोटी बड़ी ये स्वर है, इसे नहीं तोड़ा जाता है। क में हलंत, च में हलंत, ट और म आदि, जिसमें क्या हो, इसमें से स्वर निकाल लिए गए हैं, ये ऑलरेडी स्वर है। समझ में आ गया? अब हम ये बात करने वाले हैं आज वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के भेद जो होते हैं कितने होते हैं, फिर स्वर वर्ण जो होते हैं, व्यंजन, सारी चीज़ें पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम वर्ण पूरे आपको एक एपिसोड में दे देंगे और क्लियर करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। बात करते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। जरा मेरे साथ बोलिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अगर हम बात करें कि जो स्वर वर्ण है, ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जानना है हमें, बेहतर जानना है। हम बात अभी करेंगे केवल स्वर वर्ण की। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब बात करेंगे कि जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा समझेंगे ये अपने तरफ से एक साधारण से उदाहरण पे, तो जिस स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, किसी की उसको हेल्प ना लेना पड़े, मदद ना लेना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। ध्यान से देखिए, बोर्ड पे एकदम लिख लेना है आपको कॉपी पे। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। हम बात करेंगे, ये संस्कृत में 13 होते हैं, हिंदी में और अलग होते हैं। तो क्या है कि 13 किस स्वर के संख्या 13 होते हैं? स्वर किस स्वर की संख्या 13 होते हैं? तो स्वर वर्ण की संख्या 13 होते हैं। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, छोटी री, बड़ी री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये क्या है? स्वर हैं। स्वर का मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, किसी का सहायता न ले। अब हम बात करते हैं स्वर के अंग कितने होते हैं। स्वर के अंग कितने होते हैं? अंग का मतलब उसका प्रकार, उसका भेद। पहले हमने वर्ण का भेद पढ़ा, 2 होता है। अब हमने पढ़ा कि स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। फिर हम आगे पढ़े कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वर के अंग 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जैसे कह रहे हैं हम कि हरत
स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये क्या है? तो स्वर के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। जरा ध्यान देना है कि जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे में हम बात करेंगे बहुत कम समय कम लग रहा है ना, तो इसे ह्रस्व कहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब बात किए थे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 5 छोटी, बड़ी, छोटा उ, आ, छोटा उ, छोटा री। हम बात करेंगे तो इसी तरह पढ़ेंगे। किसमें आएगा? क्या है? ह्रस्व स्वर। छोटी ई क्या है? ह्रस्व स्वर। छोटा उ क्या है? ह्रस्व स्वर। री क्या है? छोटा री, ह्रस्व स्वर। री क्या है? ह्रस्व स्वर। ये हमारे जो 5 है स्वर हैं, बोल के देखिए। ई, उ, री। बहुत कम समय लग रहा है, तो जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दूसरा, यानी स्वर का पहला प्रकार क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पर बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर क्लियर और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ध्यान देना है कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ह्रस्व हमने पढ़ा कि ह्रस्व में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ में ह्रस्व से दुगुना। जैसे उदाहरण में हमने क्या पढ़ा था? ह्रस्व स्वर और दीर्घ में देखिए यानी दुगुना लग रहा है ना। ये ध्यान देना है कि ह्रस्व से जिसमें दुगुना ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ बोलते हैं। हम बात करेंगे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। किस स्वर की संख्या 8 होती है? दीर्घ स्वर की। किस स्वर की संख्या 5 होती है? ह्रस्व स्वर की। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? स्वर व्यंजन। ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये सारी चीज प्रश्न है, आपको सुनना है और ध्यान से याद करना है, लिख लेना है और नया कॉपी लेना है, उसमें फेयर बनाना है। समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। तो 8 होते हैं। बड़ी, बड़ाऊ, बड़ारी, ए, ओ, औ। यानी ह्रस्व से दुगुना समय लग रहा है उसे दीर्घ कहेंगे। अब हम बात करते हैं आपके सामने प्लुत स्वर, यानी ह्रस्व का तीसरा स्वर का क्या नाम है? प्लुत। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखना है कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से यानी दीर्घ स्वर से अधिक जोर लगाना पड़ता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक जोर लगाना पड़ता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे में हे कृष्ण, हे राम, हे प्रभु। अब हम समझेंगे जो प्लुत स्वर होता है उसमें किस स्वर से ज्यादा समय लगाना पड़ता है? दीर्घ से। दीर्घ में किससे दुगुना लगाना पड़ता है? ह्रस्व से। तो समझ में आ गया कि क्रमबद्ध तरीके से, यानी पहले मैंने अ पढ़ा, फिर आ पढ़ा, हे राम पढ़ा। समझ में आ रहा है? एकदम कंसेप्ट देखिएगा। आ, हे राम, यानी ह्रस्व में कम समय, दीर्घ में उससे दुगुना और दीर्घ से दुगुना समय प्लुत में। वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और भरोसा रखिए हम पर, हम आपके साथ हैं और हम बहुत प्रयास करेंगे। आप मेरा सपोर्ट करिए और हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।